हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन बुक टॉक्स विद धनेश। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि किस प्रकार से यामिनी युग को कृष्ण नदी पार करवाती है, और हम ये भी सुनते हैं कि कुछ वार्तालाप हो रही थी उन दोनों के बीच, और हमें ये भी समझ आ जाता है कि यामिनी को कमल के फूल बहुत पसंद थे। और हम अगले सीन में ये भी सुनते हैं कि कायर, कछुआ और अभिमन्यु जो कि युग के दोस्त थे, वे सब ग्रेवयार्ड कोठी में युग के आने का इंतजार कर रहे थे। और हमें ये पता चलता है कि कायर और कछुआ पीने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ अभिमन्यु को अपने डिवाइसेस की मदद से यक्षिनी का पता लगाने का था। और लास्ट में हम ये सुनते हैं कि जब ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, और जब कायर दरवाजा खोलता है तो वो क्या देखता है, इसे देखकर वो अचंभित रह जाता है कि उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं आ रहे थे। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, किसे देखकर कायर इतना शॉक्ड रह जाता है? क्या युग दरवाजे को नॉक करता है या कोई और? तो बिना किसी देरी से चले हमारे साथ उसी दौर में जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं हमारा 20th चैप्टर ऑफ यक्षिनी एक रास। चैप्टर 20 वो वही है। कछुआ, कायर और अभिमन्यु तीनों हक्के बक्के रह गए थे। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरवाजे की दहलीज पर युग बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी शर्ट की बटनें खुली हुई थी, जिस कारण उसका सीना साफ साफ दिख रहा था। उसके सीने पर खरोच के कुछ निशान थे। उन खरोचों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की ने अपने नाखूनों से खरोचा हो। युग का पूरा शरीर बरसात के पानी से भीगा हुआ था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जिसे सुनकर किसी के भी दिल दहक जाए। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, यार, ये युग को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गया? कायर और कछुआ तो युग को इस हालत में देखकर इतने चकित हो गए थे कि कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उनकी आवाज उनके गले में ही फंस कर रह गई थी। अभिमन्यु नीचे झुकता है और युग को हिलाते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, ये क्या हो गया तुझे? कछुआ डरते हुए कहता है, यार, ये युग कहीं भगवान को तो प्यारा नहीं हो गया? कायर कछुआ पर गुस्सा करते हुए कहता है, कभी तो अच्छा सोच लिया कर कछुए, जब देखो मनहूसियत वाली बातें करता रहता है। अभिमन्यु युग का हाथ पकड़ता है और उसकी नर्व्स चेक करने लग जाता है। कायर अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ? चल रही है ना नर्व्स? अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, चल रही है। भगवान का शुक्र है। एक काम करो, जल्दी इसे उठाओ और अंदर ले चलो। अभिमन्यु युग के दोनों पैर पकड़ता है और कछुआ, कायर मिलकर युग के हाथ पकड़ लेते हैं और उसे उठाने लग जाते हैं। अभिमन्यु, कायर और कछुआ ने युग को उठाकर अभी एक दो कदम ही बढ़ाए थे कि तभी कछुआ जहां पर था वहीं पर रुक जाता है।
कायर अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? अंदर चलना। कछुआ घबराते हुए अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहता है, यार वो देख सामने। जब अभिमन्यु और कायर सामने की ओर अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे जुगनुओं के झुंड थे जो जगमग जगमगा रहे थे। उन जुगनुओं ने अलग ही रोशनी कर दी थी, जिस कारण लग ही नहीं रहा था कि बाहर रात थी। पीली रोशनी से ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास का सारा इलाका जगमगा गया था। कायर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये इतने सारे जुगनू कहां से आ गए? कछुआ उन जुगनुओं को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, पता नहीं यार, और वो भी बारिश में। मैंने आज तक इतने सारे जुगनुओं को कभी नहीं देखा था। मैंने भी यार। पहले वो किश्नोई नदी पर मरे हुए कौवे का मिलना और अब ये इतने सारे जुगनू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब किसी चीज के संकेत हो, कोई बुरी घटना घटने के पहले का। अभिमन्यु कछुए और कायर पर चिढ़ते हुए कहता है, कैसे दोस्त हो बे तुम दोनों? यहाँ पर युग बेहोश पड़ा हुआ है और तुम दोनों को जुगनुओं की बड़ी है। कायर अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए कहता है, सॉरी यार, वो जुगनुओं को देखकर भूल गए थे। हम दोनों युग को अभी अंदर ले चलते हैं। इतना कहकर कायर, अभिमन्यु और कछुआ मिलकर युग को कोठी के अंदर ले जाते हैं और सोफे के ऊपर सुला देते हैं। कायर युग के गाल थपथपाते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, उठ भाई। कछुआ, पानी दे जरा, हो सकता है पानी डालने से होश में आ जाए। कछुआ युग के शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, यार ये पूरा पानी से भीगा हुआ है और तू कह रहा है पानी लाकर दे। मुझे नहीं लगता पानी डालने से कुछ होने वाला है। यार तू दे तो। मैंने अक्सर देखा है फिल्मों में, जब भी कोई बेहोश होता है तो उसके ऊपर पानी डालने से वो होश में आ जाता है। यार वो रियल लाइफ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू दे तो, मुंह मत चला ज्यादा। फिल्मों में और किसी कहानियों में जो चीजें दिखाई जाती है वो कभी कभी सच भी होती है। भूल मत, कहानियों और फिल्मों को हमारी असली जिंदगी में से ही लिया जाता है। कायर की बात सुनकर कछुआ समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कायर युग के चेहरे पर पानी डालकर ही रहेगा। इसीलिए कछुआ ना चाहते हुए भी पानी की बोतल उठाने लग जाता है। सोफे के पास ही कुछ शराब और पानी की बोतल खुली हुई थी, जिनसे कुछ देर पहले वह तीनों मिलकर पैक बनाने वाले थे। कछुआ बिना नीचे देखे ही उनमें से एक बोतल उठा लेता है और वो पूरी की पूरी बोतल युग के चेहरे पर उलेट देता है। जब बोतल का पानी युग के चेहरे पर गिरता है तो कछुआ देखता है कि वो पानी नहीं बल्कि शराब थी जो उसने युग के चेहरे पर पलट दी थी। कायर मुंह फाड़ते हुए कहता है, कछुआ, ये क्या किया तूने? तुझे पानी डालने को बोला था, तूने शराब क्यों डाल दी उसके चेहरे पर? कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, सॉरी यार, गलती से हो गया, मैंने देखा नहीं था। क्या कहा? गलती से? तू ना सारे काम बिगाड़। कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही
अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, यार चुप बैठो थोड़ी देर। लगता है युग को होश आ रहा है। देखो, उसकी उंगलियां मूवमेंट कर रही है। युग ने अपने हाथ की उंगलियां हिलाना शुरू कर दिया था। अगले ही पल धीरे से युग अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही युग अपनी आंखें खोलता है, अभिमन्यु बौखलाहट के साथ पूछता है, युग, तू ठीक तो है ना? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, आह, हाँ ठीक तो हूँ, बस सिर भारी भारी लग रहा है। अभिमन्यु अगला कोई सवाल पूछ पाता उससे पहले ही कायर युग पर अपना सवाल टाक देता है। युग, एक बात बता, तू दरवाजा खटखटाने के बाद बेहोश हुआ या उससे पहले? युग कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, अबे कैसे सवाल पूछ रहा है कायर? जाहिर सी बात है ना, दरवाजा खटखटाने के बाद ही बेहोश हुआ होगा। कोई भूत थोड़ी दरवाजा खटखटाकर भाग जाएगा। क्यों युग, मैंने सही कहा ना? तू दरवाजा खटखटाकर बेहोश हो गया था ना? ये सब छोड़ और ये बता, तू बेहोश कैसे हो गया था? युग अपने सिर पर दबाव बनाते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं बेहोश कैसे हुआ? वो लड़की, वो लड़की। अभिमन्यु अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तू किस लड़की की बात कर रहा है युग? वही यार, जिसने मुझे नदी पार करवाई थी। वो लड़की कमल का फूल। वो लड़की कमल का फूल। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये लड़की तक तो ठीक था, पर अब बीच में कमल का फूल कहाँ से आ गया? गुलाब का होता तो चल भी जाता, क्योंकि लड़कियों को गुलाब के ही फूल दिए जाते हैं, पर कमल का फूल लिटरली? कायर हैरानी के साथ पूछता है, और तू किस लड़की की बात कर रहा है युग? यार, मुझे ना रोंका मुझे घाट पर एक लड़की। युग ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे शराब की गंध आने लग जाती है। वो अपने कपड़ों की गंध लेते हुए कहता है, इयो, ये मेरे कपड़ों में से शराब की बदबू क्यों आ रही है? कछुआ अपना सिर झुकाते हुए कहता है, सॉरी यार, यार वो तू बेहोश था ना, तो पानी डालने के चक्कर में मैंने गलती से तेरे ऊपर शराब डाल दी। युग इस बात पर कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु युग से पूछता है, युग, तू इतनी रात में क्यों आया? तुझे नदी पार करने की क्या जरूरत थी? देखा नहीं बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही है? यार कुछ नहीं, वही पुरानी बात। बचपन में पहले पापा का बड़े पापा के साथ झगड़ा होता था और अब मेरा। उन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया, इसीलिए यहां पर आ गया। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मूड खराब कर दिया? पर कैसे और किस बात पर झगड़ा हो गया तेरा आते से ही उनके साथ? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, अभी ना मेरा ना किसी सवाल का जवाब देने का मन नहीं कर रहा है। मेरा बहुत सिर दुख रहा है। मैं कल सुबह सब कुछ बताता हूं ना। ठीक है, तू जा, पहले कपड़े चेंज कर ले, फिर सो जाना। हम सुबह बात करते हैं इस बारे में। युग अपनी जगह से उठता है
और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, लगता है आज मुझे अकेले ही यक्षिणी का पता लगाना पड़ेगा। युग के वहां से जाते ही कछुआ कहता है, यार अब तो युग भी आ गया, आकर अपने कमरे में भी चला गया सोने। अब हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। कायर शराब की बोतल उठाते हुए कहता है, हाँ करते हैं शुरू। वैसे भी एक बोतल तो तू पहले ही युग के चेहरे को पिला चुका है। कुछ ही देर में शराब के पैग बनते हैं और वो सारे पैग कायर, अभिमन्यु और कछुआ के शरीर के अंदर उतर जाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों नशे में धुत हो जाते हैं। कायर और कछुए को सबसे ज्यादा चढ़ी थी, पर अभिमन्यु ने लिमिट से पी थी, क्योंकि उसे पता था आज रात उसे एक बहुत जरूरी काम को अंजाम देना था, वो भी अकेले। कायर पैक पीते हुए कहता है, तो अर्ज किया है। कछुआ झट से कायर को रोकते हुए नशे में कहता है, 2 मिनट, 2 मिनट, एक बात बता, ये तू जब भी शराब पी लेता है ना, तो तेरे अंदर का शायर क्यों जाग जाता है? कायर भी नशे में कहता है, तू नहीं समझेगा कछुए, ये शराब चीज ही ऐसी है, अंदर जाती है ना तो सारे गम बाहर निकाल देती है। यार मेरे अंदर के तो गम निकलते ही नहीं, बस जब भी अंदर जाती है ना तो बहुत सारा सूसू बाहर निकाल देती है। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु हंसने लग जाता है। कायर कहता है, क्योंकि तेरे अंदर गम है ही नहीं कछुए। गम क्या, तेरे अंदर तो सारे फीलिंग्स ही नहीं है। तू हम शायर, लेखक, कवि लोगों को नहीं समझ सकता। हमारे अंदर ना बहुत गम होता है, इतना गम कि सागर का पानी भी उसके आगे कम लगे। हम लोगों को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिलता, पर अपनी शायरी, कहानी के जरिए हम लोगों को प्यार करना सिखाते रहते हैं, उन्हें प्यार की कद्र करना सिखाते रहते हैं। हमारी जिंदगी खुद गमों से भरी रहती है, पर हम लोगों के गम भुलाने के लिए लिखते रहते हैं, ताकि उन्हें सुकून के 2 पल मिले, वो शब्द पढ़कर। समझा? अभिमन्यु एक और पैक बनाता है और कायर को देते हुए कहता है, यार कायर, तू ये सब छोड़ना और शायरी सुनाना जो सुनाने वाला था। कायर एक ही बार में वो पूरा पैक घटक जाता है और बहकते हुए कहता है, हाँ तो अर्ज किया है, ऊपर वाले को पता था ये दुनिया बड़ी खराब है। ऊपर वाले को पता था ये दुनिया बड़ी खराब है, इसीलिए उसने हम जैसों के लिए बनाई शराब है।
अभिमन्यु दाद देते हुए कहता है, वाह वाह। कायर आगे कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु आगे का जुमला गढ़ते हुए कहता है, जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद जिंदगी है, जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद जिंदगी है। यही सारे राज जानने के लिए हम सब बेताब हैं। कछुआ मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ये राज की बात किसी को बताना मत। तुम दोनों ये राज की बात किसी को बताना मत। मैंने डर के मारे अपनी पैंट पर कर दी पेशाब। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु और कायर अपनी नाक बंद करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद कायर और कछुआ नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि अपनी सुध बुध खोकर जमीन पर ही सो जाते हैं। पर अभिमन्यु अभी तक जाग रहा था। आखिर इसी पल का तो वो इंतजार कर रहा था कि कब सब लोग सोए, कब कोठी में शांति हो और वो कब यक्षिणी का पता लगाए। अभिमन्यु बिना किसी हरकत के आराम से अपनी जगह पर से उठता है और अपनी पैंट की जेब में से इंफ्रारेड थर्मामीटर निकालता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर मोबाइल के आकार का दिखने वाला एक डिवाइस होता है जो बताता है कि तापमान में परिवर्तन किस साइड से हो रहा है, कमरे के अंदर से, बाहर से या किसी और साइड से। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भी अदृश्य शक्तियां होती है वहां का टेम्परेचर कभी भी अपने आप चेंज होता रहता है। इसी तथ्य के आधार पर आज अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर यक्षिणी है या नहीं इसका पता लगाने वाला था। अभिमन्यु इंफ्रारेड थर्मामीटर को ऑन कर देता है। उसके अंदर लाल इंडिकेटर लाइट जलने लग जाती है। जब अभिमन्यु की इंफ्रारेड थर्मामीटर के डिस्प्ले पर नजर पड़ती है तो वो देखता है कि टेम्परेचर 44 डिग्री था। अभिमन्यु चकित होते हुए खुद से कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? बाहर तो बारिश हो रही है, इस वजह से मौसम ठंडा होना चाहिए था। इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे हो सकता है? लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, बाहर का टेम्परेचर चेक करके देखता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था। उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें आती जा रही थी। वो पसीने के कारण भीगने लग गया था। जब अभिमन्यु दरवाजा खोलता है और अपना इंफ्रारेड थर्मामीटर दरवाजे के बाहर निकालकर बाहर का टेम्परेचर नोट करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्रीज था। अभिमन्यु अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है अंदर और बाहर के टेम्परेचर में? इसका मतलब यह है कि यक्षिणी कहीं नहीं गई है, वो इसी ग्रेवयार्ड कोठी में है। इस ग्रेवयार्ड कोठी में कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। इतना कहकर अभिमन्यु घूंट गले से नीचे उतारता है। अभिमन्यु झट से दरवाजा बंद कर देता है और यह पता करने की कोशिश करने लग जाता है कि अगर यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है तो कहां पर है। अभिमन्यु अपना हाथ लंबा करता है और इंफ्रारेड थर्मामीटर को अपने लेफ्ट राइट करने लग जाता है। जैसे ही अभिमन्यु अपना पहला कदम आगे बढ़ता है, हैरानी के साथ कहता है, ये क्या? टेम्परेचर एक कदम आगे बढ़ाते हुए कम कैसे हो गया? इंफ्रारेड थर्मामीटर का टेम्परेचर 43 डिग्रीज हो गया था।
अब जैसे जैसे अभिमन्यु अपने कदम कोठी के अंदर की ओर बढ़ाते जा रहा था, टेम्परेचर कम होते जा रहा था। इंफ्रारेड थर्मामीटर में डिस्प्ले पर ऊपर की तरफ का एरो दिख रहा था, जिसका मतलब था कि वो अदृश्य शक्ति ऊपर है। यह देखकर अभिमन्यु खुश होते हुए जा रहा था। उसके दिल को तसल्ली मिल रही थी, यह सोचकर कि यह अदृश्य शक्ति और कोई नहीं बल्कि यक्षिणी है, जो अभी भी ऊपर वाले कमरे 666 में कैद है। पर इस बात पर पूरी तरह विश्वास करने के लिए अभिमन्यु ऊपर की ओर अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जब अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि टेम्परेचर 13 डिग्रीज हो गया था। वह ठंड के मारे कांपने लग गया था। अभिमन्यु समझ ही नहीं पा रहा था कि ऊपर और नीचे के एरिया में इतना टेम्परेचर डिफरेंस कैसे हो सकता है। अभिमन्यु रूम नंबर 666 से बस 2-3 कदम ही दूर था, तभी वो इंफ्रारेड थर्मामीटर के डिस्प्ले में देखता है कि एरो अचानक चेंज हो गया था और वो एरो रूम नंबर 666 के बगल में जो रूम था उसकी ओर इशारा कर रहा था। अभिमन्यु अचंभित होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? एरो बगल वाले रूम से कैसे दिख रहा है? यक्षिनी तो रूम नंबर 666 में कैद है। अभिमन्यु बिना कुछ सोचे समझे रूम नंबर 666 के बगल वाले रूम के दरवाजे को धक्का दे देता है। वो दरवाजा चरमराते हुए धीरे से खुल जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी